हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों जो जीके वाला पोर्शन चला रहा हूँ उस क्लास नंबर 33 लेके उपस्थित हूँ। हाँ दोस्तों, आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, भौतिक विज्ञान। आइए दोस्तों, भौतिक विज्ञान से जो रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं उसका जो है कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी यथास्थिति बनाए रखना चाहती है। दोस्तों इसमें वही पॉइंट हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। ये नहीं है कि पूरा का पूरा भौतिक विज्ञान है, नहीं, जो इम्पोर्टेंट हैं वही पॉइंट यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा। तो इसमें प्रथम नियम के अनुसार न्यूटन के क्या है दोस्तों, प्रत्येक वस्तु अपनी यथास्थिति बनाए रखती है। मीन्स कि जैसी उसकी स्थिति है वैसे वो बनाए रखती है। न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया, दोस्तों ये बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि कौन सी पुस्तक है, तो वो है दोस्तों प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया में गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। न्यूटन के द्वितीय तथा तृतीय नियम के संयोग से रेखीय संयोग संरक्षण का नियम प्राप्त होता है। रेखीय संयोग संरक्षण का नियम प्राप्त होता है। जड़त्व के कारण ही पिंड अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। आगे देखिए दोस्तों, आवेग बराबर होता है बल इंटू समयांतराल इक्वल संवेग परिवर्तन। ये फार्मूला दोस्तों इंपॉर्टेंट है। आवेग बराबर होता है बल इंटू समयांतराल इक्वल संवेग परिवर्तन। अगला नेक्स्ट पॉइंट, किसी वस्तु या पिंड में उसकी गति या वेग के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बंदूक से दागी गई गोली में, तोप से छोड़े गए गोले में, चलते हुए वाहन में तथा घूमते हुए लट्ठू में उत्पन्न ऊर्जा। लट्ठू दोस्तों इस तरीके के कुछ होता है, ध्यान रखिए, ऐसे ऐसे रहता है, इस तरीके ये घूमता, ये है लट्टू। क्रिया एवं प्रतिक्रिया एक ही वस्तु पर क्रिया करते हैं तो परिणामी बल शून्य होगा। परिणामी बल क्या होता है? शून्य होता है। गति का प्रथम नियम जड़त्व के नियम की व्याख्या करता है दोस्तों। वोल्टमापी द्वारा विभवांतर नापा जाता है। वोल्टमापी से क्या नापा जाता है? विभवांतर नापा जाता है। तरंग दैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। एनीमोमीटर का उपयोग पवन का वेग मापने के लिए किया जाता है। एनीमोमीटर का उपयोग पवन का वेग मापने के लिए किया जाता है। शक्ति और ऊर्जा दोनों अदिश राशि हैं। शक्ति और ऊर्जा दोनों अदिश राशि हैं। किसी विशेष दिशा में गतिशील वस्तु की स्थिति परिवर्तन को उसका विस्थापन कहते हैं। उसका विस्थापन कहते हैं। कैरेट सोने की शुद्धता मापता है। कैरेट क्या है दोस्तों? सोने की शुद्धता मापने की इकाई है। बार वायुमंडलीय दाब की इकाई है। तो फायरिंग करने के बाद न्यूटन के गति के तीसरे नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार फायरिंग की विपरीत दिशा में धक्का मारती है। जैसे आप बंदूक से गोली मारते हैं, कभी आजमाइए, तो बंदूक आपकी तरफ झटका देती है। अगर आपके पास बंदूक नहीं तो आप जो है मेले में जाते हैं, वहाँ गुब्बारे फोड़ने वाली एक बंदूक होती है, ठीक है दोस्तों, उसको कभी आजमा लीजिए, वो भी हल्का झटका मारती है। ठीक, एक पैदम का मान 6 फीट या 1.8288 मीटर के बराबर होता है। वे भौतिक राशियां जिनमें परिणाम और दिशा दोनों होती है उसे सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे दोस्तों वेग, वेलोसिटी, बल, फोर्स, त्वरण, एक्सेलरेशन आदि होते हैं। वे भौतिक राशियां जिनमें परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है, अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे द्रव्यमान, तापमान, समय आदि। किसी सदिश का परिणाम
मैग्नीट्यूड धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य कुछ भी हो सकता है दोस्तों। चंद्रमा पे जी का मान पृथ्वी के जी के मान का 1/6 होता है दोस्तों। ये बहुत बार इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार अलग अलग एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। त्वरण का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। त्वरण का न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, बल का न्यूटन तथा ऊष्मा कार्य अथवा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। इन तीनों तो बहुत पूछे जाते हैं। ऊष्मा कार्य, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह अभिकेंद्रीय बल मतलब कि सेंट्रीपिटल फोर्स से अपने भार को संतुलित कर लेता है। अभिकेंद्रीय बल की दिशा केंद्र की ओर होती है। अभिकेंद्रीय बल mv² पर r के बराबर होता है, जहां पर m द्रव्यमान है, v वेग है, r क्या है, रेडियस है, त्रिज्या है। जड़त्व आघूर्ण का SI मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है दोस्तों। वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकेंड में जितने कोण से घूम जाती है उसे उस कोण होना चाहिए का कोणीय वेग मतलब एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं दोस्तों। किसी पिंड द्वारा किया गया कार्य बराबर बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन होता है। कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। SI प्रणाली में कुल 7 मूल मात्रकों को रखा गया है दोस्तों। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडला तथा मोल, ये 7 को रखा गया है SI प्रणाली में दोस्तों। विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके विद्युत उत्पन्न करते हैं। विद्युत जनित विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। आगे देखिए, किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर आवर्तकाल बढ़ता है। किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर आवर्तकाल बढ़ता है। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को प्रत्यास्थ प्रत्यनयन बल कहते हैं। प्रत्यास्थ प्रत्यनयन बल कहते हैं। प्रत्यास्था इलास्टिसिटी किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण है दोस्तों जिसके कारण वस्तु किसी विरूपक बल के द्वारा उत्पन्न आकार अथवा आकृति के परिवर्तन का विरोध करती है। वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। CGS प्रणाली में इसकी इकाई सेंटीमीटर पर मीटर स्क्वायर होती है। घनत्व वह भौतिक राशि है दोस्तों जिस पर मात्रा में वृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जड़त्व का नियम सर्वप्रथम गैलीलियो ने दिया था दोस्तों। जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, कार्य करने की दर को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तापमान थर्मामीटर से मापा जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान का मान 373 केल्विन होता है दोस्तों। दाब की SI इकाई पास्कल होती है। ये सब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। द्रवों में पृष्ठ तनाव का कारण अणुओं के मध्य ससंजक बल है। ससंजक बल वह आकर्षण बल है जो एक ही प्रकार के अणुओं के बीच कार्य करता है दोस्तों। पृष्ठ तनाव दर की वह प्रवृत्ति है जिससे द्रव अपना क्षेत्रफल न्यूनतम करने का प्रयास करता है। पानी से भरे गिलास के अंदर तैरते हुए बर्फ के टुकड़े के
पिघल जाने पर जल का स्तर वही बना रहता है, क्योंकि बर्फ के टुकड़े द्वारा प्रतिस्थापित जल का आयतन बर्फ के द्रव रूप के आयतन के बराबर होता है। कितनी बड़ी बात लिखा गया है। उत्प्लावी बल किसी वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। यह सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था। जैसे दोस्तों पानी में सुई का डूब जाना, पानी में नाव का तैरता रहना, ये सब इसमें आता है। पिघलने पर सामान्यतः ठोस के आयतन में वृद्धि होती है, लेकिन बर्फ पिघलने पर सिकुड़ती है। पिघलने पर क्या होती है दोस्तों? सिकुड़ती है। यदि ठोस में कोई अशुद्धि विद्यमान है तो उसका गलनांक कम हो जाता है। उसका गलनांक क्या होता है दोस्तों? कम हो जाता है। जैसे पानी में नमक का मिला होना, ठीक, पानी में नमक का मिला होना, इसका सब बेस्ट एग्जाम्पल है। पारा शीशे को नहीं भिगोता है, पारा शीशे को नहीं भिगोता है, क्योंकि इसका संसंजक बल असंजक बल से अधिक होता है। जल में किसी डिटर्जेंट साबुन को मिलाने से पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। संवहन की प्रक्रिया में ऊष्मा का संचरण अणुओं के वास्तविक स्थानांतरण के द्वारा होता है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है। इसका मान 1 कैलोरी पर ग्राम माइनस डिग्री सेल्सियस या 4186 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। किसी पदार्थ के 1 ग्राम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। संघनन वह प्रक्रिया है दोस्तों जिसमें वाष्प द्रव में परिवर्तित होती है। जिसमें वाष्प क्या होती है दोस्तों? द्रव में परिवर्तित होती है। ताप बढ़ाने पर प्रत्यास्थ मान घटते हैं, क्योंकि ताप बढ़ाने से पदार्थों का अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। अगर दोस्तों जैसे हम यहाँ पे बोले कि संघनन वह प्रक्रिया जिसमें वाष्प द्रव में परिवर्तित हो। देखिए दोस्तों, पृथ्वी पे एक क्रिया को आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे पृथ्वी वायुमंडल की कुछ लेयरें हैं। जैसे नीचे सबसे क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, इसी के बीच में एक ओजोन मंडल, ठीक है, आयन मंडल और बहिर्मंडल, ठीक है, बहिर्मंडल। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे टेम्परेचर मान लीजिए कि ये पृथ्वी का टेम्परेचर औसतन 18 वगैरह के करीब मान लीजिए। और तो इसमें दोस्तों ये जो है इसकी रेंज कितनी है क्षोभ मंडल की? 18 किलोमीटर तक मान लीजिए, 18 से 20 किलोमीटर, ठीक है। तो पृथ्वी का टेम्परेचर पहले क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे 18 है, तो इसके बाद कुछ समय ऊपर ये घटने लगता है और घटते घटते दोस्तों ये -86 पहुंच जाता है। फिर समताप मंडल में ये दोस्तों बढ़ता है और -2 डिग्री पहुंच जाता है। देखिए यहाँ घटा, यहाँ घटा, फिर यहाँ बढ़ा, फिर दोस्तों इसके बाद ये बढ़ता ही जाता है। और इसमें देखो क्षोभ मंडल पे जितनी वातावरण की घटनाएं होती है सब क्षोभ मंडल में होती है। समताप मंडल में दोस्तों, समताप मंडल में अपने जो जहाज वगैरह होते हैं ये उड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि जो बादल वगैरह होता है वो क्षोभ मंडल में होता है। तो क्षोभ मंडल के ऊपर जो है वातावरण साफ होता है, तो जहाज वगैरह यहीं पे उड़ते हैं। और यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे सैटेलाइटें वगैरह आपकी होती है जो उपग्रह छोड़े जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होंगी? यहाँ पे सैटेलाइट वगैरह आपकी मिलेंगी इस दोनों लेयरें में, जो आपके उपग्रह छोड़े जाते हैं। और वहीं से जो है वाईफाई या जो आप मैप में चेक करते हैं यहाँ से वहाँ दूरी, वो सब दोस्तों उपग्रह के ही थ्रू अटैचमेंट होता है। तो अब समझिए यहाँ पे, जैसे आपका यहाँ से पानी
वेपराइज हुआ तो ऊपर गया, तो ऊपर जो है इसका टेम्परेचर कम होने के कारण वो क्या होता है दोस्तों, संघनन की क्रिया होती है और वाष्प जो है वो ऊपर जो है वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। और किसके थ्रू, ये छोटे छोटे जो धूल के कण होते हैं, जो ये इसके कण होते हैं, जैसे धुएं के कण होते हैं, ये सब में आपस में अटैचमेंट होता है। और जब दोस्तों बाद में जब बारिश कैसे होती है, बाद में यही इसमें जब ये सब भारी हो जाते हैं जुड़ते जुड़ते आपस में, तो एक ऐसा समय आता है कि वो अपना जल जो है नीचे गिरा देते हैं। ठीक है, आगे देखिए, फ़ारेनहाइट पैमाने शुद्ध जल का क्वथनांक 212 फ़ारेनहाइट होता है। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बहिर्मंडल की बात करूँ, जहाँ पे ये सब उपग्रह, वहाँ लगभग दोस्तों 1200 डिग्री टेम्परेचर होता है, 1200 डिग्री। ठीक है, आगे देखिए, अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइप लाइनें फट जाती हैं, क्योंकि पाइप में पानी जमने पर आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है, क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। दोस्तों अब आप जैसे पानी बरस रहा है, आप भी कभी बाहर देखे होंगे कि बिजली चमकी, बिजली चमकने के बाद जो है आपको जो है आवाज़ आई, तो मतलब कि ध्वनि के गति से प्रकाश की गति अधिक होती है। किसी दर्पण में से परावर्तन के पश्चात तरंग के आयाम में परिवर्तन होता है। तरंग की आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य व वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कंपन करता हुआ कोई पिंड अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम जितना विस्थापित होता है उसे आयाम कहते हैं। दोस्तों एक कंपन पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहा जाता है। एक आवर्तकाल में तरंग द्वारा चली गई दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। एक सेकंड में जितने कंपन होते हैं उसे आवृत्ति कहते हैं। एक सेकंड में दोस्तों जितने कंपन होते हैं उसे आवृत्ति कहते हैं। अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने, गाड़ी के हेलमेट एवं सर्च लाइट में, सोलर कुकर में तथा आंख, कान, नाक के डॉक्टर द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। अवतल दर्पण का यहाँ प्रयोग होता है, याद कर लीजिए, बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से बने हुए हैं। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य द्वारा निश्चित किया जाता है। प्रकाश का रंग तरंगदैर्घ्य द्वारा निश्चित किया जाता है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग का प्रकाश की होती है। तो दोस्तों आप जब जैसे देखते होंगे हर एक गाड़ियों में पीछे जो बत्ती होती है वो लाल रंग की होती है। जो सिग्नल के लिए रेलवे वगैरह में यूज किया जाता है लाल रंग का, क्योंकि वो दूर से दिखाई दे। सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी रंग के प्रकाश की होती है। दोस्तों अधिक तरंगदैर्घ्य के कारण लाल प्रकाश अधिक दूर तक दिखाई पड़ता है, अतः सिग्नल लाल रंग के बनाए जाते हैं। विभिन्न स्थिति में उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की अपेक्षा छोटी, बराबर या बड़ी हो सकती है। अवतल लेंस में प्रतिबिंब की लंबाई सदैव ही वस्तु की अपेक्षा छोटी होती है। मोटर वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण उपयोग में लाया जाता है। अवतल दर्पण के फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु को प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक बनता है। साथ ही इस दूरी में रखे वस्तुओं का प्रतिबिंब बड़े आकार का बनता है। आगे देखिए, इको साउंडिंग एक तकनीकी है जिसका उपयोग करके सागर की गहराई को मापा जाता है। एसआई पद्धति में लेंस शक्ति की इकाई डायोप्टर होती है। दोस्तों ये लेंस शक्ति की इकाई क्या है? डायोप्टर होती है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पिछले एग्जामों में इस तरीके क्वेश्चन बने हैं। न्यूनतम तरंगदैर्घ्य गामा किरणों का होता है, जिसका तरंगदैर्घ्य 10⁻³ नैनोमीटर से कम होता है। दोस्तों
सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य दीर्घ रेडियो तरंगों का होता है। ऐसी तरंगे जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता है अनुदैर्घ्य तरंगे कहलाती हैं। इनका ध्रुवीकरण दोस्तों नहीं हो सकता। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए माध्यम का होना आवश्यक नहीं है। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज है। इसे चक्र पर सेकंड भी कहते हैं। बिग बैंग सिद्धांत का मुख्य आधार दोस्तों डॉपलर का प्रभाव है, जो सापेक्षिक गति की व्याख्या करता है। दूरबीन से दूर की वस्तुएं देखी जाती हैं। दूरबीन वह प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आंख पर पड़ा दर्शन कोण बनाता है, जिससे कि वह वस्तु आंख को बड़ी दिखाई पड़ती है। दोस्तों दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये कौन किया है? गैलीलियो ने किया है। सर्वप्रथम रोमर ने प्रकाश की चाल को मापन किया था। पानी में डूबी हुई छड़ी अपवर्तन के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। दोस्तों कभी आपके पास में तालाब हो या कुएं हो या बाल्टी में कोई चीज़ एक छोटी सी रात डाल दीजिए, वो आपको मुड़ी हुई दिखाई देगी। रेगिस्तान में यात्रियों के कुछ दूरी पर पानी होने का भ्रम होता है। इसे रेगिस्तान की मृग तृष्णा या मरीचिका कहते हैं। दोस्तों आप इसको रोड पे भी देख सकते हैं। रोड पे यदि आप जा रहे हैं तो आपको ऐसा गर्मी में महसूस होता है, ये लगता है कि रोड पे पानी भरा है दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और ये काम करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे, ध्यान रखिएगा। 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे अपश्रव्य तरंगे तथा 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली तरंगे पराश्रव्य तरंगे होती हैं। हम दोस्तों 20 से 20,000 के बीच की ध्वनि को समझ सकते हैं। 20 हर्ट्ज से नीचे वाली ध्वनि को नहीं सुन सकते हैं। 20,000 से ऊपर वाले ध्वनि को नहीं सुन सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसको गाल्टन ने सीटी बजा के 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि को प्रस्तुत किया था। 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक के आवृत्ति की तरंगे श्रव्य तरंगे कहलाती है। दूर दृष्टि दोष वाली आंखों में नजदीक की वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए उत्तल लेंस वाले चश्मे का प्रयोग किया जाता है। जिस जगह वायु का दबाव अधिक होता है वहां पानी का क्वथनांक अधिक होता है दोस्तों, और जहां वायु दाब कम होगा वहां पानी का क्वथनांक कम होता है। प्रकाश का वेग ताप पर निर्भर नहीं करता दोस्तों। प्राथमिक रंगों को मिश्रित करने पर जो रंग प्राप्त होते हैं उन्हें द्वितीयक अथवा अनुपूरक रंग कहा जाता है। मनुष्य द्वारा सुनी जाने वाली ध्वनि 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है, अभी हमने बोला, जबकि कुत्ते तथा बिल्लियों द्वारा 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि सुनी जा सकती है। लेजर या प्रकाश के अन्य सुसंगत स्रोतों से दो प्रकाश बीमा के व्यक्तीकरण से बने त्रिमीय बिंब को हैलोग्राफी कहते हैं दोस्तों। एक अपारदर्शक वस्तु का रंग इसके द्वारा रंग का परावर्तन के कारण होता है। लेजर का तात्पर्य लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन है। एक्स किरणें का उपयोग टूटी हड्डियों की तस्वीर बनाने के लिए किया जाता है। आजकल इसका उपयोग तो सर्वाधिक होता है दोस्तों, जिसको आप बोले एक्सरे करा लो, एक्सरे करा लो। बादलों वाली रात, खुले आकाश वाली रात इससे गर्म होती है। इसकी वजह पार्थिव विकिरण होता है। क्या होता है दोस्तों? पार्थिव विकिरण होता है। देखिए बाहर वातावरण में बादल छाए हुए हैं, आप जानते हैं कि जब नीचे किरण आती है और फिर वो बादलों से टकरा के बहुत सारी किरणें फिर से नीचे आती हैं, ठीक है। और ये ह्यूमिडिटी जलवाष्प जितना ज़्यादा बादलों में होगा दोस्तों, जितना नज़दीक हो तो ह्यूमिडिटी क्रिएट हो जाती है, ठीक। आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार मिला।
लाउड स्पीकर एक ऐसा यंत्र है जो माइक्रोफोन से सर्वप्रथम ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में एवं तत्पश्चात विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अधिवर्ष उसे कहते हैं जब फरवरी 29 दिन की होती है। दोस्तों फरवरी कितने दिन की होती है? 29 दिन की होती है। ये कितने साल में आता है? ये चौथे साल ऐसा आता है। नहीं तो फरवरी नॉर्मली कितने दिन की होती है? 28 दिन की होती है। ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करने वाला एक साधन है। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उन्हें विद्युत रोधी कहते हैं, जैसे लाख, शीशा, एबोनाइट, कास्ट, रबड़, अभ्रक, सल्फर, शुष्क हवा और सिल्क आदि होते हैं। दोस्तों आगे देखिए, तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्राहम बेल ने टेलीफोन का, लॉर्ड लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी का तथा आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान बढ़ने के साथ बढ़ता है। शुद्ध पानी विद्युत का खराब सुचालक है। दोस्तों क्योंकि जब तक उसमें कुछ कण नहीं होंगे तो विद्युत चलेगा ही नहीं। ठीक है, ये अगर हम बात कर दें कि जो शुद्ध पानी होता है उसमें क्या विद्युत चलती है? नहीं चल पाती है। और जब उसमें अशुद्धियां मिली होंगी तब चलेगी। धातुएं अच्छी चालक होती हैं क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणु विद्युत उदासीन होता है। सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है दोस्तों? नाभिकीय संलयन होता है। जैसे अगर हम नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन की बात करें, जैसे दोस्तों परमाणु बम है और एटम बम है, ये दोनों में आप अंतर यदि समझते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन जो है आप समझ सकते हैं। जैसे परमाणु बम छोड़ा गया था हिरोशिमा 6 अगस्त को और 9 अगस्त को। ठीक है, वो दोस्तों नाभिकीय विखंडन पे जो है काम करता है, जबकि एटम बम नाभिकीय संलयन पे काम करता है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं, ऑपरेशन कहते हैं, इवेपोरेशन। ठीक है, ट्रांजिस्टर 2 डायोडों का एक संयोजन है। जब किसी भारी नाभिक के टूटने से 2 छोटे नाभिक बनते हैं तो विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इस क्रिया को दोस्तों नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, नाभिकीय विखंडन से ज़्यादा खतरनाक नाभिकीय संलयन होता है दोस्तों। एटम बम नाभिकीय संलयन पे काम करता है और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पे काम करता है, याद रखिएगा। घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। परमाणु के नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर कोटि का होता है। सुपर कंडक्टर की चालकता अनंत होती है। विद्युत और चुंबकत्व का गहरा संबंध है, इसका पता सर्वप्रथम मैक्सवेल ने लगाया था। खाद्य ऊर्जा का हम कैलोरी इकाई में माप सकते हैं। हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर फ्यूजन नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों। रैम का आशय रैंडम एक्सेस मेमोरी से है। रैम का आशय किससे है दोस्तों? रैंडम एक्सेस मेमोरी पे। देखिए, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन और हाइड्रोजन बम का ये नाभिकीय संलयन पे काम करता है। अभी डिस्कस किए, यहाँ आ भी गए। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, एक निबल में 4 बिट्स होते हैं। सिलिकॉन, इस तरीके के आप छोटे छोटे फार्मूले में सारा फार्मूले आपको बता चुका हूँ।
ठीक है, वो सब आप याद रखिएगा कि 8 बिट्स बराबर 1 बाइट होता है, 1024 बाइट बराबर 1 KB होता है, 1024 KB बराबर 1 MB होता है, 1024 MB बराबर 1 GB होता है, 1024 GB बराबर होता है 1 TB होता है। इस तरीके के फार्मूले आप कंप्यूटर ऑपरेटर के थ्योरेटिकल पार्ट में आप जाके देख सकते हैं। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, इसका प्रयोग कंप्यूटर के चिप बनाने में किया जाता है। विद्युत ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है, जबकि लकड़ी, कोयला व सूर्य ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोत हैं। रमन प्रभाव की खोज के लिए वर्ष 1930 का भौतिक का नोबेल पुरस्कार सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को प्रदान किया गया था दोस्तों। इस प्रभाव की खोज की तिथि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। रेडियो कार्बन कार्बन 14 का प्रयोग किसी पदार्थ के वायु का निर्धारण करने में किया जाता है। किसका? आयु का निर्धारण करने में इसका प्रयोग किया जाता है कि वो कितनी पुरानी है। वायु का प्रवाह उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की दिशा में होता है। वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली अपकेंद्रण के सिद्धांत पे आधारित है। 1614 ईस्वी में जॉन नेपियर ने लघुगणक की संकल्पना की थी। ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट था। क्रोनोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें समय की अवधि का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। समुद्र की गहराई सामान्यतः फाइदोमीटर से मापी जाती है। नॉटिकल मील समुद्र दूरी मापने की इकाई है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है, अभी डिस्कस किए थे। प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गार्गिन है, जो 12 अप्रैल 1961 को ओस्टोक स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष में गए और अंतरिक्ष में 1 घंटा 48 मिनट तक रहे हैं। जापान पर प्रथम परमाणु बम वर्ष 1945 में गिराया गया था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे दोस्तों। चांद पर आदमी को ले जाने वाला स्पेस शटल का नाम अपोलो 11 था, जो दोस्तों अमेरिका का था। भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए पहले यान का नाम चंद्रयान फर्स्ट है। ब्रह्मांड का अध्ययन कोस्मोलॉजी रूप में जाना जाता है। दोस्तों ये रहा आज का सेशन, कंप्लीट होता है। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।